सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, जो जैसे देख रहा है वैसे उसके हिसाब से। चलो लेट्स स्टार्ट। आज अपन स्टार्ट करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर फाइनेंस सब्जेक्ट, जो कि है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिकली कि जो आप कैपिटल रेज करते हो फ्रॉम योर इन्वेस्टर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, जहाँ से भी आप कैपिटल रेज करते हो, उस कैपिटल की कुछ एक कॉस्ट होती है, उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आपको पैसा फ्री में नहीं देगा, आपको उसको यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट तो चुकानी ही पड़ेगी। सो देखते हैं चैप्टर क्या बोलता है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारा, रीड कर लेना एक बार आप। मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, बुक्स की लैंग्वेज में समझते हैं। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। सो जो भी हमें कैपिटल देते हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसके हिसाब से हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड होगा। अब आप बोलेंगे सर इन्वेस्टर्स तो कितना भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आओ समझते हैं एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो सब्जी लेने, आप गए सब्जी वाले के पास, केस को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, उसने आपको बोला आप कोई भी सब्जी ले लो, आपको मिल जाएगी 100 रुपीज़ पर केजी। अब आप ठहरे बायर, बायर इज द किंग, कस्टमर इज द किंग। अब आपने क्या बोला, मुझे 100 रुपीज़ की तू 1 kg देगा। अब मुझे 5 kg सब्जी चाहिए, तो मैं तुझे 500 नहीं बल्कि 450 दूंगा। सो आपने एक्सपेक्ट उससे ये किया कि मुझे तो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे, 10% का डिस्काउंट दे, तो मुझे 10 रुपये कम में सब्जी दे, 10% कम में सब्जी दे दे। सो ये आपका एक्सपेक्टेशन है। उसका कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट ये है कि उसका माइंडसेट क्या है कि मैं 100 रुपये में 1 किलो दूंगा, तो 500 रुपये का 5 किलो मेरा बिक जाएगा। बट जबकि ये नहीं हुआ, आप वहाँ के सेलर है, कस्टमर है, आपको उसे पैसे देने हैं बाई करने को। सो आप क्या रेट डिसाइड करोगे, वो आपके हाथ में है। सो आपका एक्सपेक्टेशन उससे ये है कि तू मुझे 450 रुपये में, 450 रुपीज़ में 5 kg सब्जी दे दे। सो ये आपका एक्सपेक्टेशन हुआ। सो इसी तरह से आपके बिजनेस में भी आप जो बोलते हो कि मुझे 9% पे पैसा रेस करना है, नॉट नेसेसरी कि आपका 9% पे पैसा रेज हो ही जाए। हो सकता है इन्वेस्टर आपको 10% डिमांड करे, 11 डिमांड करे, 12 डिमांड करे। तो आखिर जो पैसा दे रहा है वो किंग है, उसकी बात हमें समझनी पड़ेगी। कस्टमर ने हमें पूछा है कि जो भी आपका इक्विटी इन्वेस्टर है, प्राइवेट इक्विटी है, डिवेंचर्स है, उसने आपको पूछा है कि मुझे इस रेट पे चाहिए पैसा, इस रेट पे मैं आपको पैसा दे पाऊंगा, तो वो आपको डिसाइड करके लेना पड़ेगा। सो ये है होता है एक्सपेक्टेशंस बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल वाले जो एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको उनको रिटर्न देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको आप सिग्निफिकेंस लिख सकते हो, इसको आप इम्पोर्टेंस लिख सकते हो, इसको आप नीड लिख सकते हो, एग्जाम में कुछ भी नाम से आ सकता है। सो पहला है एवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सो आपके जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसको आपको इवेल्युएट करना है कि मैं कहाँ पैसा ब्लॉक करूँ। मैं पैसा पीपीई में ब्लॉक करूँ, मेरा कैपिटल एक्सपेंसिव, कैपिटल एक्सटेंसिव या केपेक्स हैवी प्रोजेक्ट है, या मेरा ओपेक्स हैवी प्रोजेक्ट है। केपेक्स हैवी प्रोजेक्ट में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर हैवी करना पड़ता है, आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। ओपेक्स हैवी बिजनेस में आपको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ता है, विजा विज आपका केपेक्स थोड़ा कम हो जाता है। सो आपको पहले सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि मुझे बिजनेस केपेक्स है, ओपेक्स है, मुझे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। मुझे अगर केपेक्स है तो मुझे पीपीई फिक्स एसेट में पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, विजा विज अगर ओपेक्स है तो मुझे वर्किंग कैपिटल में पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब मैं पैसा कहाँ से उठाऊँ, मुझे पैसा रेस कहाँ से करना है। मैं पैसा इक्विटी से उठाऊँ, मैं पैसा प्रेफरेंस से उठाऊँ, मैं पैसा डिबेंचर से उठाऊँ, कहाँ से मुझे अपना कैपिटल रेस करना है वो डिसाइड करना है। तीसरा है डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। मैं जो भी गुड्स सेल करूंगा मेरे कस्टमर्स को, मैं उनसे कितने दिनों में पैसा रिसीव करूंगा, विजाविज मैं अगर गुड्स परचेज करता हूं तो मैं उन्हें कितने दिन में पैसा पे करूंगा। इस दोनों का एक ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी होना चाहिए कि मैं कितने दिन में पैसा रिसीव करूंगा, मैं कितने दिन में पैसा पे करूंगा, सो एज टू मेंटेन योर वर्किंग कैपिटल गैप या फिर रिक्वायरमेंट्स। समझ जाना आप लोग। चलो, सो ये होता है अपना बेसिकली सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स, कुछ भी मान लो आप। क्या है सबसे पहला, इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिटरमाइनिंग ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। याद रह जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब कैसे डिटरमाइन होगा, कैसे निकलेगा, ये चेक करना है। इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इनफ्लो एट द अमाउंट रिसीव्ड एट द बिगिनिंग। सो हमें स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल मी बीइंग अ कंपनी, मुझे स्टार्टिंग में जो पैसा मिलता है वो मेरा इनफ्लो होगा। आउटफ्लोज ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिडेम्पशन अमाउंट एक्सेट्रा, जो मेरा पैसा आउटफ्लो होता है इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, रिडेम्पशन के फॉर्म में, जो भी है वो मेरा आउटफ्लो है। इनफ्लो ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट और आउटफ्लो ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड टैक्स। चलो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि मुझे टैक्स बेनिफिट कैसे होगा। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने डेट ले रखा है। एक कंपनी है वाई लिमिटेड, वो है नो डेट वाली। सो अब चेक करेंगे कि हमें कैसे डेट लेने से बेनिफिट होता है। इसका ग्रॉस प्रॉफिट दोनों का सेम है, 10,000 10,000। अब एक्स कंपनी ने डेट ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल इसने 50,000 का डेट ले रखा है एट 8% पर एनम। सो इसमें आपका इंटरेस्ट का लाइबिलिटी कितना आएगा, बेसिकली 50,000 इंटू 8% आएगा, 4,000 का आपका आएगा इंटरेस्ट का लाइबिलिटी। सो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4,000 का। इसको रादर आप जीपी ना बोल के EBIT बोल सकते हो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो EBIT 10,000, इंटरेस्ट का एक्सपेंस 4,000। वाई लिमिटेड जो है वो नो डेट कंपनी है, वहाँ इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं आएगा ऑब्लिगेशन। सो इनका कितना EBT होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। सो ये आता है 6,000 का, ये आता है 10,000 का। इसके बाद आप माइनस टैक्स करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स रेट है 20%। सो आप यहाँ पे 1,200 रुपये लेस कर दोगे टैक्स पेमेंट का, यहाँ पे आप 2,000 रुपीज़ टैक्स का लेस करोगे। सो यहाँ जो नो डेट कंपनी है उसका नेट प्रॉफिट आ जाता है, नेट प्रॉफिट बोलो या पैट बोलो, 8,000 का। आपका आता है 6,000 माइनस 20%, ये आ जाएगा 4,800। सो आप देखो कि आपको टैक्स बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने डेट ना लिया होता तो आपको शायद 2,000 रुपये सरकार को टैक्स चुकाना पड़ता, बट क्योंकि आपने डेट लिया है आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। आपको 800 रुपीज़ का टैक्स बेनिफिट यहाँ हो रहा है, टैक्स बेनिफिट विच इज़ सिंपल। 800 कैसे गिनेंगे अपन। सो 800 इज माई 4,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पेमेंट्स इनटू माई टैक्स रेट दैट इज 20%, 800 रुपीज़। सिंपल, जितना मैंने डेट लिया ब्याज चुकाया उतना मैंने मेरे PL में एक्सपेंस क्लेम किया, और जितना मैंने एक्सपेंस PL में एक्स्ट्रा एडिशनल क्लेम किया उसके ऊपर मुझे ब्याज का मुझे टैक्स नहीं चुकाना है, मुझे उसके ऊपर सरकार को टैक्स नहीं देना है, वहाँ मेरा बहुत बड़ा फायदा हो चुका। चलो तो ये समझ में आता है आपको, इनफ्लो ऑफ टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट। सो आप इनफ्लो क्यों लिखा है यहाँ पे, इनफ्लो इसलिए लिखा है कि एनी पेनी सेव्ड इज इक्विवेलेंट टू पेनी अर्न। मार्क माई वर्ड्स, एनी पेनी सेव्ड इज इक्विवेलेंट टू पेनी अर्नड। चलो वैसे भी जो तारक मेहता देखता होगा उसमें जेठालाल बोलता है कि आज की बचत आपके फ्यूचर की कमाई है, नहीं हो तो जाके यूट्यूब पे वीडियो देखना, काफ़ी अच्छा वीडियो है। चलो चलो कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मतलब जो पैसा मैं 10 साल, 12 साल, 15 साल या 5 साल, एनीथिंग मोर देन 1 ईयर इज कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म डेट। अगर मैं वैसा पैसा रेज करता हूँ तो उसकी मेरी कॉस्ट कैसे गिनी जाएगी, आओ फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले फीचर्स है इसके, फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स या बॉन्ड्स। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू वो पैसा होता है जो मैं बुक्स में रिकॉर्ड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्मली देखोगे ना तो इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू होता है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, मैक्सिमम 10 रुपये। बाकी का जो भी पैसा आता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है। सो फेस वैल्यू वो होता है कि जो आप, जिस पे आप इंटरेस्ट चुकाते हो, जिस पे आप डिविडेंड चुकाते हो, वो फेस वैल्यू होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 500 रुपये है, हो सकता है उसका फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये हो, बाकी 495 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाता हो। सो फेस वैल्यू वो होता है जिस पे आप इंटरेस्ट या डिविडेंड चुकाते हो। सो अगला है इंटरेस्ट या कूपन रेट। कूपन पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट का रेट ये होता है आप जिस रेट से पैसा चुकाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए बोरो कर रखा है और वो आपने 12% के इंटरेस्ट पे बोरो किया होगा, सो आपका उसमें
इंटरेस्ट का कूपन रेट आएगा 12%, सिंपल, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट है मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड इज या रिडेम्पशन पीरियड, आप कितने टाइम में वो पैसा चुकता कर दोगे, पे कर दोगे, चुका दोगे। चलो अगला है रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू मतलब आप किस वैल्यू पे रिडीम करोगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने पैसे लिए हो 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के आपने डिबेंचर्स इशू किए हो, पर आपने उनको एक कमिटमेंट किया हो कि हम आपको 102 पे रिडीम करेंगे, हम आपको प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। सो इस केस में आपका रिडेम्पशन वैल्यू आ जाएगा 102 रुपीज। ये भी हो सकता है कि आपने द केस अदर वे अराउंड, आपने हो सकता है 100 रुपए पे डिबेंचर्स इशू किए हो और आप ये बोलो कि मैं आपको 95 का पैसा दूंगा लास्ट में। सो आपने 95 का पैसा दिया तो आपने डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को रिडीम किया। चलो बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड, वही सेम एग्जांपल जो हमने अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड, ध्यान रखना सेम एग्जांपल कि आपका जो टैक्स का शील्ड है, शील्ड मतलब एज ए प्रोटेक्शन काम करता है आपके लिए। आपने क्योंकि डेट लिया तो आपको टैक्स से प्रोटेक्शन मिल गया, आपको टैक्स कम चुकाना पड़ा क्योंकि आपने, सॉरी, चलो वापस स्टार्ट करते, कॉल आ गया था। सो कहाँ थे अपन, टैक्स शील्ड। बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड आपको मिल जाएगा, आपको चेक करना है एज अ आर्मर, एज अ प्रोटेक्शन आपके लिए काम करता है कि क्योंकि आपने डेट लिया है सो आपको उतना टैक्स कम चुकाना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट का आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का कॉस्ट हम देखने वाले थे। ये देखो सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, लिख लूँ सिमिलर एग्जांपल, एक बार आप रेफर कर लेना। EBIT उसका 100, उसका भी 100। ये डेट वाली कंपनी है, यहाँ लिख देता हूँ, ये डेट वाली कंपनी है। सो इसने डेट लिया, इसका EBIT कम हो गया, इसका टैक्स पेमेंट कम हो गया, पैट कम हो गया। टैक्स में आप देखोगे डिफरेंस एग्जैक्टली इसका इनटू टैक्स रेट, इतना टैक्स में आपको बेनिफिट मिल जाया गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, साइलेंट ही कर देता हूँ फोन। चलो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, सब इररिडीमेबल डिबेंचर्स, सॉरी। सो डेट हमारे लॉन्ग टर्म बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल डेट, एक होता है इररिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट को आप 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद रिडीम कर देते हो। इररिडीमेबल डेट को आप लॉन्ग टर्म या शायद लाइफ टाइम के लिए कंपनी के साथ चलाते हो। सो इररिडीमेबल डेट का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, चलो। सो बेसिकली आपको फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, अपन एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं इसको। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू सॉल्व कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट। चलो सो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं एट रादर 1 लाख रुपीज के नहीं, 100 रुपीज के 1000 डिबेंचर्स, 100 रुपीज के 1000 डिबेंचर्स जो कि हो जाते हैं ₹1 लाख। ओके, आपने ये इशू कर रखे हैं डिबेंचर्स एट 9% पर एनम। सो आपका इसमें कॉस्ट क्या आएगा, आप बोलोगे फट से सर 9% पर एनम कॉस्ट, रुको जरा सबर करो। सो 9% पर एनम कॉस्ट नहीं आएगा इसका, इसमें आपका कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट आएगा आपका, सबसे पहले आपका कॉस्ट क्या आएगा, जो आपको इंटरेस्ट पे करना है, कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है। सो आप बोलोगे सर 1 लाख पे 9% इक्वलेंट टू 9000 रुपीज़। बट क्या आपको इसमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोजिंगली आपका नेट प्रॉफिट, आपका ग्रॉस प्रॉफिट या आपका EBIT आपका है 50,000, आपने उसमें से इंटरेस्ट चुकाया 9,000। सो आपका कितना अर्निंग्स बिफोर टैक्स आया 41,000। सो इस 41,000 रुपीज़ पे आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा एट 20% मान के चलो। सो 41,000 इंटू 20%, 8,200 ये आपने चुकाया, तो आपका EAT आएगा 32,800।
अगर आपने ये डेट नहीं लिया होता तो सीधा सीधा 50,000, यहाँ नील, यहाँ 50,000, यहाँ पे 20%, 10,000 चुका के आपका 40,000 का पेमेंट आ जाता। करेक्ट किया ना मैंने? यस। चलो, सो आपको कितने का टैक्स का फ़ायदा हुआ? देखो यहाँ पे 8,200 वर्सेस वहाँ पे 10,000, कितने का फ़ायदा हुआ? 1,800 रुपये का। 1,800 का फ़ायदा कैसे निकाला आपने? आपका जो भी इंटरेस्ट है 9,000 इंटू 20%, 1,800 रुपये का फ़ायदा मिल गया। समझे? सो ये होता है टैक्स शील्ड। सो आपका इसमें बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट क्या आया? आपने क्योंकि 9,000 रुपये इंटरेस्ट भर दिया, आपको 1,800 का टैक्स बेनिफिट मिल गया। सो आपके जेब से नेट कैश आउटफ्लो कितना हुआ? सो 9,000 माइनस 1,800, 7,200, 7,200 रुपये आपके जेब से नेट कैश आउटफ्लो हुआ। समझ में आया? आप बोलोगे सर आउटफ्लो तो 9,000 हुआ। अग्रीड, यस, गुड, 9,000 हुआ, बट मेरा टैक्स में 1,800 रुपये बच गया। सो एनी पेनी सेव इज इक्विवेलेंट टू पेनी अर्नड। चलो, सो आपने 1,800 रुपये बचाए इज इक्विवेलेंट टू अपने 1,800 रुपये कमाए। आपका कैश टैक्स पेमेंट में बच गया। सो आपका कैश कॉस्ट के डी 7,200। अब इसको लेट्स पुट इट इनटू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है? के डी इक्वल्स टू, क्या बोला आपने? सबसे पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, टैक्स आपको बेनिफिट मिलेगा, अपॉन एनपी। एनपी इज योर नेट प्रोसीड्स। आपको नेट प्रोसीड्स कितना मिला? अब आप कैसे निकालोगे? 7,200 डिवाइड बाई, आपने जब डिबेंचर्स इशू किया आपको नेट प्रोसीड्स कितना मिला होगा? ये रहा ऊपर 1 लाख रुपीज़। सो यहाँ 1 लाख करोगे, इंटू 100 करोगे फॉर परसेंटेज, कितना आएगा? 7,200 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, 7.2% का आपका के डी। समझ में आया? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी अपॉन एन पी। दिस इज कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट, जिस डेट को मुझे रिडीम नहीं करना। अब आप मुझे डाउट नहीं पूछा आपने कि सर अगर रिडीम नहीं करना तो इस डेट को बुक्स पे कैसे दिखाएंगे 10 साल 15 साल के लिए? उससे क्या होता है, आपके डिबेंचर्स जब आप इशू करते हैं उसमें क्लॉज डाल देते हो कि दिस आर नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स, दिस आर टू बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ टेन्योर वाया न्यू डिबेंचर्स। सो आप इशू तो 3 साल 5 साल 10 साल के लिए करते हो, बट एंड ऑफ द टेन्योर आप उसको वापस से रिन्यू कर देते हो, वापस से रिप्लेस कर देते हो वाया न्यू डिबेंचर्स। क्या करते हो आप? ओल्ड डिबेंचर्स मंगवा लेते हो, न्यू डिबेंचर्स दे देते हो। सो पैसा आपके जेब से जाता नहीं है, डिबेंचर टू डिबेंचर आपका रिप्लेस हो जाता है, एंड आपका काम डन हुआ। चलो, ये हुआ एक टॉपिक। ये फ्लोटेशन कॉस्ट याद रखना, क्वेश्चन के साथ में अपन पढ़ेंगे। एक समझा देता हूं, चलो। फ्लोटेशन कॉस्ट नाम समझ में आता है। फ्लोटेशन, फ्लोट करना, तैरना, उसको मार्केट में फ्लोट करवाना, मार्केट में लाना। मेरे को कोई प्रोडक्ट, रादर मुझे अगर कोई इक्विटी इशू करना है तो मुझे उसका एक फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। कैसे? अगर मुझे इक्विटी इशू करना है, डिबेंचर्स इशू करना है, प्रेफरेंस इशू करना है, सो मुझे ऐसे ही कोई आके पैसे नहीं दे देगा। वो पहले मेरी कंपनी का स्टडी करेगा, डीडी करवाएगा। डीडी मीन्स ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, ड्यू डिलीजेंस करवाएगा। आप ऑडिट में पढ़ोगे। सो लीगल ड्यू डिलीजेंस होगा, टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस होगा, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस होगा, सारे डीडीज होंगे। इस ड्यू डिलीजेंस का मुझे कुछ कॉस्ट पेयर करना पड़ेगा। फिर आएंगे मर्चेंट बैंकर्स रोल में। मर्चेंट बैंकर्स क्योंकि मेरे डिबेंचर्स को मार्केट में फ्लोट करवाएंगे, वो भी कुछ कमीशन मेरे से लेंगे कि सर कमीशन तो बनता है, हम मार्केट में आपको इन्वेस्टर्स ला के दे रहे हैं, आपके डिबेंचर्स को इन्वेस्टर को इशू करवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सो हमको इतना सा कॉस्ट कमीशन लगता है। सो वो होता है बेसिकली मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट। चलो, समझा दिया डिटेल में मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 1, हम एक काम करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम साथ में मार्क करते रहेंगे कि ये इजी है, मीडियम है, हार्ड है। तो उसमें आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के ये रहेगा, इजी को एग्जाम के पहले रिवाइज नहीं करना, मीडियम को सिर्फ सरसरी नज़र से ऊपर से देख लेना, और जो हार्ड वाले है उसको ध्यान से एग्जाम से पहले सॉल्व करके जाना। चलो, 5 years ago सोना लिमिटेड इशूड 12% इरिडीमेबल डिवेंचर्स एट 103। सो यहाँ पे आप लिख लो फटाफट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आएगा 12%, और अदर आई कर लो इसको, आई 12%,
NP 103 रुपीज़, par value 100, current market price of debentures 94, current market price of debentures 94. ओके, सो ये एनपी जो था ये था 5 years अगो, ये 5 साल पहले की प्राइस है। आज की प्राइस इसकी 94 है। अगर आज मुझे ये डिबेंचर्स मार्केट में सेल करने हैं, फ्लोट करने हैं, बेचने हैं, इशू करने हैं, री इशू करने हैं, जो भी करना है, आज की इसकी प्राइस इज 94 रुपीज़। चलो, सो एनपी 5 years अगो, सो इफ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट 35%, टैक्स रेट आपका 35% है। कैलकुलेट करंट कॉस्ट, आपको क्या पूछा है ध्यान से पढ़ना, करंट कॉस्ट पूछा है, करंट कॉस्ट पूछा है। क्योंकि आपको करंट कॉस्ट पूछा है, आपको डिबेंचर्स की आज की कॉस्ट निकालनी है। सो आपको एनपी प्राइस आज का लेना पड़ेगा। सो एनपी टुडे, ये बैठेगा आपका एनपी टुडे में। सो चलो आप फटाफट के डी, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है आपका 12%, इंटू 1 माइनस टी इज 0.35 अपॉन एनपी कितना 94। फटाफट कैलकुलेट कर लो, 12 माइनस इंटू अदर 12 इंटू 0.65 अपॉन 94, 12 इंटू 0.65 7.8 अपॉन 94, 8.29 आएगा आपका कॉस्ट ऑफ डेट। चलो, वेरी इजी क्वेश्चन, एक बार आप वापस इस लेक्चर के बाद खुद से सॉल्व करना, समझ में आएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, हमें निकालना है। रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब उसमें एक पॉइंट आपका और ऐड हो जाएगा। चलो सेम फॉर्मूला पहले समझते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी सेम है, अपॉन एनपी आएगा, आपको पता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एनपी आएगा। बट एनपी क्या लूँ मैं, एनपी लूँ, चलो इसमें एक चीज़ आती है, क्योंकि ये रिडीमेबल है, आपको इसको रिडीम करना पड़ेगा, तो आपको इसमें एक रिडेम्पशन वैल्यू निकालना पड़ेगा, जिसको हम डिनोट करेंगे आरवी से। सो रिडेम्पशन वैल्यू जो आपका आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिबेंचर्स इशू किए, आपने डिबेंचर्स इशू किए 10 रुपये की रेट से, या चलो 100 रुपये की रेट से, आपने उनको प्रॉमिस किया कि मैं आपको रिडेम्पशन के टाइम पे 105 रुपीज़ या 110 रुपीज़ दूंगा। सो आपने इशू किए 100 रुपये पे, अब रिडीम करोगे 110 पे। सो आपका वो नुकसान है या फ़ायदा है? डेफिनेटली नुकसान है। आपने कोई चीज़ का पैसा लिया 100 रुपीज़ लिया, आप उसको रिडीम करोगे 110 पे, सो आपको 10 रुपये ज़्यादा देने हैं। बट आप बोलोगे सर ये तो हमें लास्ट डे देने हैं, जब हम रिडीम करेंगे तब देने हैं, तो येस, बट ये कॉस्ट को जो हमें डिबेंचर के टेन्योर के अंदर बांटना है। अगर डिबेंचर अपने 5 साल के लिए इशू कर रखे हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है 10 डिवाइड बाई 5 सॉरी 2 रुपये आपका 5 साल के लिए हर साल कॉस्ट आएगा। अगर आपने डिबेंचर्स 10 साल के लिए इशू किए, सो 10 डिवाइड बाई 10 करके आपको हर साल 1-1 रुपये का कॉस्ट पेयर करना पड़ेगा। सो ये आता है आपका डिबेंचर्स का आरवी और एनपी का डिफरेंस। चलो, सो आरवी और एनपी का डिफरेंस आपको लगता है कॉस्ट है? यस। अगर आपने केस अदर वे अराउंड हो गया, आपने इशू किया हो 100 में एंड आप बोलो कि मैं रिडीम करूंगा 95 पे, तो आपका फायदा है डेफिनेटली, उससे आपका कॉस्ट कम होगा। जनरल केसेस में ऐसा होता नहीं है, वो प्रीमियम पे ही रिडीम करते हैं। सो चलो, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, यहाँ पे चलो लिखो नीचे आर वी रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन, एन इज टेन्योर। ओके, सो बीच में हमें एक प्लस डालना पड़ेगा सबसे पहले, इसको हटाओ यहाँ हमें पहले बीच में प्लस डालना पड़ेगा। और अब नीचे आप सोचोगे सर एनपी लूँ कि आरवी लूँ, क्या हूँ? अगर आप कंफ्यूज्ड हो, सो आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 कुछ नहीं है, एवरेज है, एवरेज ऑफ योर रिडेम्पशन वैल्यू। आपने जो पैसा डे 1 पे लिया था और जो आपने पैसा डे लास्ट पे चुकाया, उसका आपको एवरेज करके नीचे ले लेना है। बहुत इजी है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बहुत मजा आएगा। आगे चलते हैं। सो अ कंपनी इशूड 10,000 debentures at 10% interest rate, 100 each at a premium of 10%. So issue price net proceeds कितना आएगा?
एनपी आएगा 110 क्योंकि 10% के प्रीमियम पे इशू किया है। आई इंटरेस्ट रेट कितना है 10% देख लिया अपन ने। टू बी मेच्योर्ड ऑन 1/4/2028। सो इशू 2023 में किया, मेच्योरिटी 2028 में। टेन्योर एंड नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स। विल बी रिडीम्ड ऑन मेच्योरिटी, कुछ भी नहीं बोला आपको, तो रिडेम्पशन आपका एट पार होगा 100 एट पार। सो आरवी आ गया, एनपी आ गया, एन आ गया, और क्या चाहिए आपको, लगाओ फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट कितना है, ओ टैक्स रेट दिया, टैक्स रेट यस 35% आपका टैक्स रेट है। सो के डी इंटरेस्ट 10, 1 माइनस टी इज 0.35 प्लस आरवी इज 100, एनपी इज 110 अपॉन एन इज 5। सो आप बोलोगे सर ये तो माइनस में चला गया। यस, अगर ये माइनस में आ रहा है तो मतलब आपका कॉस्ट ऑफ डेट कम होने वाला है। सो आप बोलोगे यहाँ प्लस लिया है ब्रैकेट में, प्लस बाद में हो जाएगा। सो 110 प्लस 100 अपॉन 2। चलो, सो 10 इंटू इसका आएगा 0.65, तो 6.5 प्लस प्लस नहीं, यहाँ माइनस करोगे, -2 अपॉन 105 क्योंकि इसका एवरेज लिया, तो ये आएगा 4.5 अपॉन 105। चलो कैलसी पे कैलकुलेट करो फटाफट, 4.5 डिवाइड बाई 105 इंटू 100, 4.28% आपका कॉस्ट आया। आपने इंटरेस्ट किस रेट पे चुकाया, 10%। सी द मैजिक, आपने इंटरेस्ट चुकाया 10% पे, आपका कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 4.28% का। क्यों ये कॉस्ट कम क्यों हुआ, क्योंकि आपने इशू प्रीमियम पे किया था और आप रिडीम प्रीमियम पे नहीं, आप रिडीम कम वैल्यू पे कर रहे हो। आपने आज तो उनसे 110 रुपये ले लिए, चुकाओगे आप उनको सिर्फ 100 रुपये। तो ये डिफरेंस है, ये 10 रुपये का डिफरेंस आपको 5 साल के अंदर बट गया, आपको फायदा मिल गया। सो आपका डिबेंचर्स का कॉस्ट आ गया 4.28%। चलो इसके बाद नेक्स्ट इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, कंपनी इशूड 10,000 डिबेंचर्स, 10% ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं अपन। इंटरेस्ट रेट 10%, a company issued at 100 each at par on 1/4/18 to be matured on 1/4/28। The company wants to know the cost of existing debt of as on 1/4/2023। oh so 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 5 साल पहले इशू किया था, बट कंपनी को उसकी कॉस्ट आज जाननी है कि आज की उसकी क्या कॉस्ट है। सो मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर्स इज 80 रुपीज़। सो हम एन पी क्या लेंगे, सी एम पी इक्वल्स टू 80। सो हम 80 को लेंगे सी एम पी एन पी, आर वी कुछ दिया नहीं है तो हम आर वी लेंगे 100। टैक्स रेट आपको दिया हुआ है 35%। सो इंटरेस्ट है आर वी एन पी टी सब आ गया आपके पास। एन 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 कितना है, अब बोलोगे सर एन है आपका 10%, बट हमें कॉस्ट आज की निकालनी है, हमें आज के बाद का एन लेना है, कितना टेन्योर कंपनी का रिडीम्पशन से पहले का बाकी है। सो आज हमारा कॉस्ट, आज हमारा टेन्योर क्या होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। सो एन इज आज से 5 साल, टोटल 18 से 28 10 साल का टेन्योर था, जिसमें से 5 साल हो चुके, 5 साल बाकी है। सो चलो फटाफट, के डी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 10 इंटू 1 माइनस टी 0.35 प्लस आर वी 100 माइनस एन पी 80 अपॉन एन 5 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 80 अपॉन 2 एवरेज। चलो सो 6.5 प्लस 100 माइनस 80 20 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 4 आएगा अपॉन 90। सो 10.5 अपॉन 90 कितना कॉस्ट आया, 10.5 अपॉन 90 इंटू 100, 11.667% आपका के डी आएगा। सेम करेक्ट। सो दिस इज मीडियम, क्योंकि इसमें अपने को ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है,
इसको हाईलाइट कर देना, मार्क कर देना, करंट मार्केट प्राइस। आपको एग्जिस्टिंग डेट ऑन 2023 का कॉस्ट निकालना है। द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेट ऑन 1/4/2023। चलो, डन हुआ ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच। चलो, इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। यील्ड टू मैच्योरिटी इज नथिंग बट टू कैलकुलेट IRR. IRR is internal rate of return. इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे। चलो, इसमें हमें IRR में कुछ चीज़ें चाहिएगी। इसको इंटरपोलेशन भी बोला जाता है, IRR को इंटरपोलेशन मेथड। आपने इंटरपोलेशन का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? आपने इंटरपोलेट कभी 12th में या शायद 10th में पढ़ा होगा कि 2 फ्लावर्स जब इंटरपोलेट करते हैं तो एक नई ब्रीड का फ्लावर बन के निकलता है। 2 फ्लावर्स इंटरपोलेट विथ ईच अदर एंड देन अ न्यू टाइप ऑफ ब्रीड इज बॉर्न। इंटरपोलेशन, हमें दो चीज़ों को मिक्स करना है, दो चीज़ों के बीच की एक वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के दिया हुआ है। अ कंपनी इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1/4/2023, मैच्योर्ड ऑन 1/4/28। कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेट इफ मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर्स इज 80, एज्यूमिंग ओके। एग्जाम्पल इज सेम एज अबव क्वेश्चन। ऊपर जो क्वेश्चन में सॉल्व किया सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब क्योंकि IRR है, हमें यहाँ पे कैश फ्लोज पे काम करना पड़ेगा। हमें इसमें काम करना है कैश फ्लोज के ऊपर। कैश फ्लोज हमें चेक करने हैं। चलो, आपको पहले बोला गया है, इसमें सबसे पहले आपको 3 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। कितना आपका आज का इनफ्लो है, कितना आपका टेन्योर में आउटफ्लो है, एंड कितना आपका एंड पे आउटफ्लो है। इन फ्लो टुडे पहला नंबर है, आउटफ्लो ड्यूरिंग टेन्योर दूसरा नंबर, एंड आउटफ्लो एट रिडेम्पशन नंबर 3। ये 3 चीज़ें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। पहला आता है इनफ्लो टुडे। यहाँ हम लिखेंगे ईयर 0, ईयर 1 मतलब आज से 1 साल बाद का। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। आई होप आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा जहाँ मैंने डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। ईयर 0 पे अपना कैश फ्लो क्या है। कंपनी इशूड डिवेंचर्स, कंपनी ने इशू किए थे 1/4/2023 पे, उसकी मार्केट प्राइस क्या है 80 रुपीज़। मेरे को 80 रुपीज़ आज देना है, ठीक है, मुझे 80 रुपीज़ आज देना है एज एन इन्वेस्टर्स। अब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, इन 5 साल में मुझे कितना पैसा मिलेगा। मुझे इस 5 साल में हर साल मुझे पैसा मिलेगा मेरा इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा मुझे 10%। 10 रुपीज़ बेसिकली। इंटरेस्ट हमेशा एट कॉस्ट वैल्यू दिया जाता है, फेस वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। चलो, इंटरेस्ट आपको दिया जाता है हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर, एंड आपका यहाँ पे फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। 100 पे 10 आपका इंटरेस्ट आपको मिल गया। अब आपको चेक करना है कंपनी का कॉस्ट, कैश फ्लो, कैश कॉस्ट। अगर कंपनी ने मुझे 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया, कंपनी का इसमें कैश कॉस्ट कितना है, उस 10 रुपीज़ को देख के उसको कितना पैसा बच जाता है। डेफिनेटली 35 रुपीज़ का उसका 3.5 का उसका टैक्स बचेगा। क्यों? 10 - 3.5, 10 - 35% आप करोगे तो 6.5 आएगा।
तो मेरा कंपनी का कैश कॉस्ट यहाँ 6.5 रुपीज़ ही आएगा। सो मुझे 6.5 6.5 6.5 5 ईयर्स के लिए मिलेगा एंड देन ईयर 5 में मुझे उसे रिडीम करना है। सो मुझे 100 रुपये भी देना पड़ेगा। अब इन सबको अपन लेके आएंगे प्रेजेंट वैल्यू पे। सो पीवीएफ लेंगे एट, अब ये प्रॉब्लम है पीवीएफ किस रेट पे लेना, 10 पे लो, 12 पे लो, 15 पे लो। सो पीवीएफ का लेने का मतलब आपका ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। अब आपको पीवीएफ लेने के लिए आपको दो रेट डिटरमाइन करना पड़ेगा जो आपके इंटरेस्ट रेट से या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। सो अगर आपका इंटरेस्ट रेट 10% है तो आपका पीवीएफ आप एक तो 9% पे ले लो, पीवीएफ एट 9%, एक आप ले लो पीवीएफ एट 12%। जनरली आपको एग्जाम में पीवीएफ दिए होंगे एंड आपको इसका रेट लेना है। सो पीवीएफ एट 9%, पहला कॉलम, पीवीएफ एट 12%, दूसरा कॉलम। चलो सो कैलसी उठाओ मेरे साथ फटाफट, बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे पीवीएफ। सो ईयर जीरो के लिए पीवीएफ विल ऑलवेज बी 1, क्योंकि ईयर जीरो में मतलब आज का आउटपुट, आज जो मुझे पैसा मिल रहा है उसकी वैल्यू आज के टर्म्स में सेम रहनी है, 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये रहनी है। सो यहाँ पे आपको 1 एंड 1 ले लेना है एंड पीवीएफ आज से 1 साल बाद, अगर अपने को आज से 1 साल बाद की वैल्यू आज की डेट पे चाहिए तो अपने को डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। हम ये बोल रहे हैं कि हमारी 1 साल बाद 6.5 रुपीज़ की वैल्यू रहेगी। सो उसका आज का वैल्यू क्या होगा? सो ये 6.5 जो है वो 1 साल बाद का है, उसको हमको टुडे लेके आना है। सो 6.5 डिवाइड बाई 1.09, क्योंकि हमने पीवीएफ लिया है। सो यहाँ पे 1 प्लस आर हो जाएगा। सो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कैश फ्लो डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू एन, ये आपका फॉर्मूला रहेगा फॉर डिस्काउंटिंग। सो कैश फ्लो हमारा 6.5 है, डिवाइड बाई 1.09 इक्वल करोगे 5.9633 आएगा, लिख दोगे यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको पीवीएफ पूछा गया है, आप पीवीएफ की जगह पीवीएफ लिखोगे तो 1 डिवाइड बाई 1.09 0.9174, ऐसे आपको 5 साल के निकालने हैं। नेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पे एन ईयर 1 के लिए लिया तो एन 1 लोगे, यहाँ पे आप ईयर 2 के लिए लोगे तो एन आपको लेना पड़ेगा 2, ईयर 3 के लिए लोगे तो एन लेना पड़ेगा 3। सो कैश फ्लो 6.5। सो अपन एक काम करते हैं, पहले ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक का आपके कैलसी में जीटी करके एक बटन होगा, उसका यूज़ करेंगे अपन, पीवी फा निकालेंगे सबसे पहले। सो इसका थोड़ा प्रेजेंटेशन अपन चेंज करते हैं, ईयर 0 1 to 5 एंड देन 5, ठीक है। कैश फ्लोज ईयर 0 में मेरे को 80 रुपीज़ जाएगा एज एन इन्वेस्टर एंड कंपनी का कॉस्ट 6.5 हर 5 नेक्स्ट 5 ईयर्स तक होने वाला है एंड 5 साल में मुझे 100 रुपया मिल जाएगा। चलो सो यहाँ पे वैल्यू एट 9%, यहाँ पे वैल्यू एट 12%। चलो सो 80 का पीवीएफ हमेशा 1 रहेगा, ईयर 0 है तो यहाँ -80 या -80 ही रहेगा। नेक्स्ट है 1 से लेके 5 ईयर्स का, तो इसको अपन कैलकुलेट कैसे गिन सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 1.09। अगर आपके अंदर जीटी का फंक्शन है तो अलग मेथोडोलॉजी है, जीटी का फंक्शन नहीं है तो अलग मेथोडोलॉजी है। अब हम बात करते हैं जिनके कैलसी में जीटी का फंक्शन है। सो जीटी का फंक्शन अगर है तो 1 डिवाइड बाई 1.09 इक्वल 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 5 टाइम्स इक्वल दबाना है एंड देन आपको जीटी प्रेस करना है। सो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3.889। फिर 12% के लिए गिनेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल 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 5 बार इक्वल प्रेस करना है एंड देन जीटी प्रेस करना है। सो ये आएगा 3.6047। जिनके पास जीटी नहीं है मैं लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं,
जिसके अंदर GT है, कैलसी पे लेना आपको 1 डिवाइड बाई 1.09 प्रेस 5 टाइम्स इक्वल्स एंड देन GT। जिनके अंदर GT नहीं है वो यूज़ करेंगे M प्लस का। M प्लस, ये M प्लस है, ये M माइनस है, एंड ये MRC मेमोरी रिकॉल का फंक्शन है। सो M प्लस में आप जो भी डालोगे वो मेमोरी के अंदर प्लस कर लेगा। सो चलो, GT जिनमें नहीं है 1 डिवाइड बाई 1.09 इक्वल M प्लस, ये फर्स्ट ईयर का, इक्वल M प्लस सेकेंड ईयर का। वैसे इक्वल M प्लस इक्वल M प्लस इक्वल M प्लस 5 ईयर्स के लिए जाना है, एंड देन आपको MRC प्लस करना है। डोंट वरी, सेम आंसर आएगा 3.889, सेम टू सेम आंसर आएगा। सो जिसमें GT नहीं है मैं लिख देता हूँ 1 डिवाइड बाई 1.09 इक्वल M प्लस प्रेस 5 टाइम्स एंड देन MRC। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ ईयर के लिए निकालना है आपको, तो 1 डिवाइड बाई 1.09 प्रेस 5 टाइम्स इक्वल 1 2 3 4 5 0.6499। सेम फॉर 12, 1 डिवाइड बाई 1.12 1 2 3 4 5 टाइम्स इक्वल 0.5674। सो ये आपके आ गए सारे पिविफ्स। Present value of interest factor. So this is PVIF, this is PVFA, this is PVIF। PVFA मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी। ये आपको मेरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लेक्चर में अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद इनकी वैल्यूज निकालेंगे। सो वही सेम, ईयर 0, ईयर 1 to 5, ईयर 5 -80 -80 -80। ये कैश फ्लो है, ये सारे कैश फ्लो है। ये 9% के ऊपर हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे, यहाँ वैल्यू निकालेंगे हम 12% पे, और ये हमारे कैश फ्लोज है। चलो, सो 6.5 एंड 100। सो नेक्स्ट 6.5 को मल्टीप्लाई करना है आपको, जो आपका पीवीएफ फैक्टर आया है 3.889, 25.27। इसके बाद 6.5 को मल्टीप्लाई करना है 12% वाले में 3.6047, 23.43, एंड देन 100 को मल्टीप्लाई करना है 60.6499 से, तो 64.99, यहाँ आएगा 56.74। चलो, सो यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यू तो सिर्फ एक रही 80 की, एंड ये पॉजिटिव वैल्यू है। सो पॉजिटिव वैल्यूज को प्लस करेंगे, कितना है 25.27 प्लस 64.99, सो ये आएगा 90.26, यहाँ 23.43, 56.74, 80.17। चलो, इसके बाद आपको एक चीज़ करनी है। अब तक तो आया अपना सिर्फ कैलकुलेशन, अब हमें इंटरपोलेशन का एक्चुअल करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज एट लोअर वैल्यू प्लस, इसको मैं आपको अगर सही भाषा में बताऊं तो कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो प्लस कहाँ जाना था डिवाइडेड बाय कहाँ पहुँच गए मल्टीप्लाइड बाय कितना घूम के आए। चलो, सो अभी आप कहाँ खड़े हो? अभी आप 9% पे खड़े हो,
पीवीएफ्स एट 9%, अभी आप 9% पे खड़े हो, सो लिख दो कहाँ खड़े हो, 9% पे, प्लस 9% पे आपकी क्या वैल्यूज है, 9% आपकी वैल्यू है 90.26, 90.26। चलो ये आप यहाँ खड़े हो 9% पे, 9% पे आप जहाँ खड़े हो आपकी वैल्यूज है 90.26 एंड 80.17। सो कहाँ खड़े हो, कहाँ जाना था, अब देखो कहाँ जाना है आपको, आपको पहुँचना है 80 पे, सो माइनस 80 एंड आप कहाँ पहुँच गए 80.17, आप यहाँ पहुँचे एंड आप कितना घूम के आए इन टू, कितने परसेंटेज हुए, आप कितना घूम के आए, तो डिफरेंस है आपका 9 और 12 का, 3 का डिफरेंस है, तो कितना घूम के आए। सो फिर लिखेंगे यहाँ 9 प्लस 90.26 माइनस 80, 10.26 डिवाइड बाई 90.26 माइनस 80.17, 10.09 इंटू 3, 10.26 डिवाइड बाई 10.09 इंटू 3 प्लस 9, सो ये इसका आंसर आएगा आपका 12.05%, बुक में 12 पॉइंट इतना है। चलो ठीक है, तो कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास आ जाएगा, जितने नंबर्स एक्यूरेट लोगे उतना आंसर पास में आएगा। सो इसका आंसर आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 4 पे, ये सिर्फ एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक IDB issued zero interest deep discount bonds of face value 100 each, issued at 2500, repayable after 25 years. Compute the cost of debt if there is no corporate tax. चलो, सो इसका डिफरेंस जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा हमें सेम मेथड से करना है। सो मैं इसमें इस तरह से लिख सकता हूँ कि आज का 2500 इंटू 1 प्लस आर रेज टू n इक्वल्स टू 1 लाख, एन आपको दिया है 25 ईयर्स, सो यहाँ आप ले सकते हैं 25 ईयर्स। सो इसका मतलब ये हुआ 2500 को किस रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, कंपाउंड करूंगा फॉर 25 ईयर्स, कि मेरा आंसर 1 लाख रुपीज आएगा। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि आज मैंने कोई डीप डिस्काउंट या जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड इशू किए हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलो, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स बोल दो, डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोल दो, सारी एक ही चीज़ है। इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं देना है या मैंने बहुत डीप डिस्काउंट पे दिए हैं। आज मैंने 2500 रुपये के बॉन्ड्स इशू किए हैं, वहीं एक साल बाद इस बॉन्ड की कुछ वैल्यू होगी, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे, फिर एक साल करते करते ये 25 ईयर्स तक जाएगा एंड मुझे लास्ट में 100 रुपीज़ चुकाने हैं। आज मैंने 1 लाख रुपीज़ चुकाने हैं। सो मैंने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 2500 से लेके 1 लाख तक का फिगर बैठेगा। चलो, सो इसमें बेसिकली आपको ये देखना है, आपको 2 वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। अब आपको ये चेक करना है, इसमें आपका इंटरेस्ट रेट नॉर्मली 10 से 12 के बीच में रहता है। आप वैसे ही 2 वैल्यूज़ ले लीजिए, एक 10 ले लो, एक 15 ले लो। यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने 15 और 16 यूज़ किए, अपन 10 और 15 से कैलकुलेशन करेंगे। सो पीवीफा अपन ले रहे हैं पहला 10% और दूसरा 15%, 10% फॉर 25 ईयर्स। कैसे करेंगे कंपाउंडिंग, आपको वो लेक्चर को रिफर करना अगर आपको नहीं आता हो तो। 1.1 इंटू 25 टाइम्स आपको इक्वल्स प्रेस करना है। सबसे पहले कैसे लोगे, 1 इंटू 1.1, 1 इंटू 1.1 इक्वल करोगे तो ये फर्स्ट ईयर का आ गया, फिर 2, 3, 4 आपको जाके ऐसे 25 ईयर्स तक करना है। चलो, सो 25 ईयर्स के लिए करोगे आप, इसका आएगा 10.83। नेक्स्ट लोगे 15%, 1.15 इंटू 1 इक्वल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32.9
1.918, 10 वाला वापस कैलकुलेट करते हैं, 1.1 इंटू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10.834, परफेक्ट। चलो ये हमने गिन लिए। अब हमें पहुंचना कहाँ है? सो अब इसको अगर सॉल्व करने जाओगे सही तरह से, सो 1 प्लस आर रेज टू 25 इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइड बाई 2500 एंड ये आएगा आपका 40। सो आपको एग्जैक्टली 40 पे पहुंचना है। चलो अभी आप कहाँ खड़े हो? अभी आप 10 पे खड़े हो, प्लस 10 पे क्या वैल्यूज है? 10.834, 10.834। पहुंचना कहाँ आपको? 40 पे। पहुंच कहाँ गए आप? 32.918 इंटू कितना घूम के आए? डिफरेंस 5। चलो सॉल्व करो फटाफट इसको। 10.834 माइनस 40 माइनस 29.167 डिवाइड बाई 10.834 माइनस 32.918 माइनस 22.084 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर नीचे इंटू 5। चलो सो 10 प्लस 29.167 डिवाइड बाई 22.084 इंटू 5, 6.60। सो ये आ गया आपका 16.60। सो इतना डिफरेंस आपको आएगा। आप जो परसेंटेज लोगे उसके हिसाब से इतना डिफरेंस आएगा। चलो इसको अपन 15 और 16 पे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सो अगर इसको मैं 16% पे लूँ, जनरली आपको ये दोनों रेट्स एग्जाम में देके रखेंगे, फिकर नॉट, दोनों रेट्स एग्जाम में दिए हुए होंगे, आपको रेट डिसीजन नहीं लेना है। सो अगर आपको बोला जाया हो एग्जाम में कि एक वैल्यू 15% पे है एंड एक वैल्यू 16% पे है, सो फिर अगर आप 16% पे गिनोगे पीवीफा एट 16% फॉर 25 ईयर्स क्या आएगा? 1.16 इंटू इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 40.874। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। आप अभी खड़े हो 15 पे, प्लस 15 पे क्या वैल्यूज है आपके पास? ये रही 32.918, 32.918, 32.918 माइनस कहाँ जाना है? 40। कहाँ पहुँच गए? 40.874। कितना घूम के आए? सिर्फ एक ही साल, क्योंकि 15 और 16 का डिफरेंस ले रहे, तो 1 होगा। 15 प्लस 32.98918 माइनस 40, 7.802 अपॉन 32.918, 40.874, 7.956 माइनस माइनस प्लस, सो 7.89802 डिवाइड बाई 7.956 प्लस 15, ये आएगा 15.98। सो रिजल्ट विल बी अप्रॉक्सीमेट, इट विल नॉट ऑलवेज बी सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आप हार्ड कैटेगरी में भी डाल सकते हो, एक बार टॉपिक समझ में आ जाए फिर इट इज़ ईजी, गुड टू गो। चलो नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन ऑफ अ बॉन्ड। एक बॉन्ड को हमें मल्टीपल ईयर्स में अमोर्टाइज करना है। कैसे करना है देखते हैं। RBML is proposing to sell a 5-year bond of 5,000 at 8% rate of interest per annum. Okay, the bond will be amortized equally over its life. Calculate the bond's present value for an investor if he expects a minimum rate of 6%. चलो सो बॉन्ड का रेट 8% पे है, बट अगर इन्वेस्टर ज़्यादा रेट एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है 6% का रेट, तो कैसे होगा? सो सबसे पहले देखेंगे हमारा कैश फ्लोज कितना रहेगा। ईयर 0 1 2 3 4 5,
कैश फ्लोस, हमें फर्स्ट ईयर में इन्होंने कैसे किया है, ओके नो इश्यूज। चलो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड ढूंढनी है। सो ईयर 0 में हमारा कोई कैश फ्लो है नहीं। ईयर 1 में हमें कितना पे करना है, सो 2000 2000 2000 2000 एंड 2000, ओके 1000 होगा, 10,000 नहीं 5,000 है ना। सो 1000 1000 1000 1000 एंड 1000, क्योंकि आपको लिख के दिया है बॉन्ड विल बी अमोर्टाइज इक्वली ओवर इट्स लाइफ। सो आपको बॉन्ड की लाइफ पे इक्वली अमोर्टाइज करना है। सो हमने 5 ईयर की लाइफ है बॉन्ड की, हमने इक्वली बॉन्ड पे बांट दिया उसकी लाइफ पे। चलो इसके बाद आपका कैश फ्लो ये होगा। इसके बाद आपको इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा, प्लस प्लस। सो अब फर्स्ट ईयर में आपको 5,000 का बॉन्ड पूरा पेंडिंग है। सो आप 5,000 पे इंटरेस्ट दोगे 8% का। सो 5 8 जा 40, 400 का इंटरेस्ट जाएगा। सेकेंड ईयर में क्योंकि आप 1,000 रुपीज पे ऑफ कर चुके हो, आपका 4,000 ही बाकी है। सो 4,000 इंटू 8%, दिस विल कम टू 320। थर्ड ईयर में आप 1,000 रुपीज पे कर चुके हो, सो आपका 3,000 बाकी होगा। 3,000 इंटू 8%, 240। फोर्थ ईयर में 2,000 बाकी होगा, 2 8 जा 16 एंड यहाँ पे 80। समझ में आया, इतना ही हमारा पैसा बाकी होगा। फिर यहाँ पे अपन लेंगे पीविफ्स। पीविफ्स एट व्हाट परसेंटेज, एट द इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड परसेंटेज। इन्वेस्टर्स ने आपसे कितना परसेंट का पीवीएफ एक्सपेक्ट किया है वो आपको चेक करना है। इन्वेस्टर्स ने आपसे एक्सपेक्ट किया है 6% का पीवीएफ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। सो पीवीएफ एट 6%, सो 1 डिवाइड बाई 1.06 इक्वल्स 0.9439 और 4। सिर्फ कुछ भी नहीं, इक्वल प्रेस करना 0.8899, फिर इक्वल प्रेस करना 0.8396, फिर इक्वल प्रेस करना 0.7921, फिर इक्वल प्रेस करना 7472। चलो ये भी फिनिश हुआ। इसके बाद CF इंटू पीवीएफ, कैश फ्लो इंटू पीवीएफ। आपके कैश फ्लोज कितने हैं, आपको आपकी पीवीएफ से मल्टीप्लाई करना है। सो कैश फ्लो इंटू पीवीएफ 0.9434 इंटू कैश फ्लो 1400, 1320.76, 1320.76। नेक्स्ट है 0.8899 इंटू 1320, 1174.67, 1174.67। नेक्स्ट है 0.8396 इंटू 1240, 1041.10। नेक्स्ट है 0.7921 इंटू 1160, 918.83। नेक्स्ट है 0.7472 इंटू 1080, 806.976 या 98। ओके, सबको प्लस करोगे 1320.76, 1174, so this is 5262.34, 5262.34। दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब अगर आपको ये प्रोसेस बहुत लंबा लगता हो, सो अपने पास एक सिंपल तरीका है, आ जाओ फटाफट। पीवीएफ और पीवीफा कब कौन सा यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेरा देखना पड़ेगा डिटेल लेक्चर ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वहाँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग, कब पीवीएफ यूज करना है, कब पीवीफा यूज करना है। यहाँ हम पीवीफा यूज करेंगे, सॉरी यहाँ हम पीवीएफ यूज करेंगे। सो आपको अब ये करना है सिंपल, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था इससे पहले, कैश फ्लो अपॉन 1 प्लस आर रेज टू एन। सेम यहाँ अप्लाई करेंगे, कैश फ्लो अपॉन 1 प्लस आर रेज टू एन। चलो
सो ईयर 1 के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर 1 का कैश फ्लो, ईयर 1 का कैश फ्लो कितना है 1400 डिवाइड बाई 1 प्लस आर 1.06 n मतलब नंबर्स, इतनी बार आपको इक्वल प्रेस करना है। सो एक बार इक्वल प्रेस करोगे देन डाल दोगे एम प्लस में। सेकंड का कैश फ्लो आपका है 1320 डिवाइड बाई 1.06 n, यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि हम ईयर 2 पे जा रहे हैं, तो इक्वल 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, इक्वल 1174.79। आप देख सकते हो जो कैलसी पे है आपको एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है m, फिर आपको m प्लस में डाल देना है। ओके चलो नेक्स्ट है आपका 1240 डिवाइड बाई 1.06, यहाँ इक्वल 3 बार प्रेस करना है 1 2 3, देखो 1041.1, ये आपको सेम आ गया आंसर, ये आपको डालना है m प्लस में। इसके बाद 1160 डिवाइड बाई 1.06, 1 2 3 4 बार इक्वल एंड देन m प्लस 1080 डिवाइड बाई 1.06, 1 2 3 4 5 बार इक्वल्स एंड देन m प्लस MRC करोगे सो आ जाएगा 5262.54 MRC प्रेस करना फाइनल आंसर के लिए। चलो सो ये आ गया आपका, देखो इन्होंने सेम चीज यूज की है, कैश फ्लो 1400 आपका कैश फ्लो है डिवाइड बाई 1.06 रेज टू 1 एक बार इक्वल, सेकेंड का कैश फ्लो डिवाइड बाई 1.06 1 प्लस आर रेज टू n, थर्ड का कैश फ्लो सेम चीज अपन ने कैलसी पे कर ली, इसका आंसर जो आ गया अपना 5262.54 और 5262.62 ऑलमोस्ट सेम आंसर है, इतना डिफरेंस एग्जाम में आएगा तो भी चलेगा। ये भी क्वेश्चन डन हुआ, इसको आप मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हो, नॉट सो हार्ड नॉट सो इजी। चलो नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है, आज आपने फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, आपने आज 100 डिबेंचर्स इशू किए फॉर, ये नंबर है एंड ये रुपीज़ है, फॉर 1000 रुपीज़, ये रादर उल्टा लेते हैं, आपने आज 100 रुपीज़ के डिबेंचर इशू किए हैं और इतने 1000 डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं। अब क्या होगा, अब आज से आपने ये बोला मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू इक्विटी शेयर्स, अब आप बोलोगे कि 1000 डिबेंचर्स है, आप रिडेम्पशन की दिन आना, हम आपको 1000 डिबेंचर्स की जगह 2000 शेयर्स दे देंगे। सो इसमें आपका कन्वर्जन रेशियो क्या आया 1:2, 1:2 मीन्स 1:2, सो 1:2 के रेशियो में हम आपको कन्वर्ट करके दे देंगे आपको डिबेंचर्स। सो आप हमारे पास आना, आपके 1000 डिबेंचर्स हमको देना और हमारी तरफ से आप इतने 2000 शेयर्स ले जाना। ओके चलो सो इसमें सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू एक समझते हैं। A company issued 10,000 15% convertible debentures of 100 each with a maturity period of 5 years. At maturity, the debenture holders will have an option to convert shares into equity shares in the ratio 1:10. 1:10 का मतलब होता है 1:10, 1:10। आप एक लेके आना, आपको हम 10 देंगे। चलो The current market price of the equity shares is 12 रुपए. Historically, the growth of companies is 5% per annum. Compute the cost of debentures using 35% tax rate. तो सबसे पहले देखो आपके डिबेंचर्स का आज का वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ डिबेंचर टुडे, आज का वैल्यू क्या है डिबेंचर्स का, आपने आज इशू किए हैं फॉर 100 रुपीज़, 100 में आपने इशू किए हैं। अब देखो अब इक्विटी वैल्यू का वैल्यू ऑफ इक्विटी टुडे, इक्विटी का वैल्यू क्या है टुडे 12 रुपए, करंट मार्केट प्राइस। अब एक इक्विटी शेयर को हम कितने डिबेंचर्स के लिए देंगे, सो यहाँ लिखा है हम 10 1:10, 1 इक्विटी शेयर फॉर 10 शेयर्स फॉर ईच डिबेंचर। ओके तो 1 डिबेंचर फॉर 10 शेयर्स। ओके 1:10, 1 डिबेंचर आप हमको देना, हम आपको 10 शेयर्स सामने से दे देंगे। सो अब इस 10 शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी 120 रुपीज। सो आज आप 100 रुपीज का डिबेंचर हमको लाके देना,
हम आपको आज 120 दे देंगे, पर क्या आज हम आपको देंगे? आपका क्या रिडेम्पशन आज है? नो, आपका रिडेम्पशन है 5 ईयर्स के बाद। सो अब 5 ईयर्स के बाद हमारे पास आना, हमें आपके 1 शेयर देना, हम आपको उसके बदले आपका 1 डिबेंचर देना, हम आपको उसके बदले हमारे 10 शेयर्स दे देंगे। सो ये वैल्यू ऑफ शेयर्स टुडे है। सो निकालो वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स, तो हम कितना वैल्यू 5 ईयर्स के बाद आपको दे पाएंगे? सो ये हम निकालेंगे 120 इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन इक्वल्स टू 120। आर क्या है आपको दिया हुआ है? 5 रुपीज़ का ग्रोथ रेट है। सो 1.05 रेज टू 5 ईयर्स के बाद निकालना है। सो 1.05 इंटू, सो 1.05 इंटू 1 इक्वल करोगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड टाइम इक्वल सेकेंड ईयर, इक्वल थर्ड ईयर, इक्वल 4 ईयर, इक्वल 5 ईयर। सो ये आएगा 1 इंटू 1.05 इंटू 1, ये आएगा 120 इंटू 1.2762। करो फटाफट, कितना आएगा इंटू 120? 153.15, 153.15। सो ये आपका आएगा वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर 5 ईयर्स। अब आप हमें 5 साल के बाद 100 रुपए के डिबेंचर्स ला के देना, हम आपको 153 रुपीज़ के शेयर्स दे देंगे। सो ये हुई। अब आपकी इसमें नेट प्रोसीड्स आज की डेट पे क्या वैल्यू है? नेट प्रोसीड्स आपकी 100 है। आर वी रिडेम्पशन वैल्यू क्या है? 153.15 पे आपको रिडीम करने पड़ेंगे। इसके बाद आपका टेन्योर क्या है, सॉरी टैक्स रेट क्या है? 35% का आपका टैक्स रेट है। इंटरेस्ट कितना है आपका? इंटरेस्ट है आपका 15% पे, 15% पे आपका इंटरेस्ट है। सो अभी वही सेम फॉर्मूला, एन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आपके? 5, सेम टू सेम फॉर्मूला में डालो, फटाफट फॉर्मूला में डालेंगे यहाँ पे। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, इंटरेस्ट कितना है? 15 इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी 0.35 प्लस आर वी इज 153.15 माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाई 153 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो 15 इंटू 0.65, ये आ जाएगा अपना 9.75। इसको रब करता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ 9.75, 153.15 माइनस 100 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 10.63। सो ये आ जाएगा 10.63 प्लस 10.63 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 153.15 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, 126.575। सो इसका भी मैटर फिनिश हो गया। चलो कितना आता है? 9.75 प्लस 10.63 डिवाइडेड बाई 126.575, ये आएगा 16.10। सो ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 16.10%, 16.09% एज इट इज़ परफेक्ट टू परफेक्ट टैली। चलो ये एक मेथड हुआ गिनने का, इसको हमने गिना थ्रू अप्रोक्सीमेशन मेथड। अगला एक मेथड है IRR। इसमें हमको 2 वैल्यूज लेनी है, उनको इंटरपोलेट करना है एंड देन जो आंसर आएगा आओ साथ में गिनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपका इसमें IRR, क्योंकि आप एक मेथड से गिन चुके हो, आपको पता है कि 16.10 16 के आसपास का रेट आएगा। सो आपको क्या करना है? एक वैल्यू 2% कम, एक वैल्यू 2-3% ज़्यादा, वो हिसाब से आपको लेनी है। सो चलो फटाफट लिखो। ईयर 0, टेन्योर क्या है? 1 to 5। सो हमें 1 to 5 के टेन्योर में इंटरेस्ट देना पड़ेगा
एंड देन हमें 5th ईयर पे रिडेम्पशन करना है. सो ईयर 0, 1 to 5. नेक्स्ट आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर. सो 0th ईयर का 1 रहेगा, हमें पता है 1 से 5 ईयर एट व्हाट परसेंटेज, ये हमें देखना है. हम ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि 16.10% है, हम यहाँ 14 और 18, इन्होंने लिया है 15 और 20. अब वैसे भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से कैसे भी ले लो, आंसर उसके अप्रोक्सीमेटली आसपास ही आएगा. तो पिविफ्स ले रहे हैं हम एट 14%, दूसरा हम लेंगे पिविफ एट 18%. चलो थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं, जगह कम जाएगी. एट 14 पिविफ एट 18. ओके चलो 14 पे पिविफ यहाँ तो 1 ही रहेगा, 18 पे भी 1 रहेगा. अब 1.14 डिवाइड बाई, क्योंकि हमें यहाँ पीछे ले जाना है, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इक्वल 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 5 ईयर्स करेंगे एंड देन प्रेस करेंगे जीटी. वापस बता दूं फॉर जीटी वाले, 1 डिवाइड बाई 1.14 इक्वल 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 इक्वल, देन प्रेस करोगे जीटी, आंसर आएगा 3.433. या फिर नाउ फॉर बिना जीटी वाले, 1 डिवाइड बाई 1.14 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस, देन एम आर सी 3.433. सेम टू सेम आंसर आएगा. चलो नेक्स्ट है 14% वालों के लिए 5th ईयर का कैश फ्लो. सो 1.14 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1.14 इक्वल 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 इक्वल, नो एम प्लस ओनली इक्वल 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 0.5193. देन 18% वालों के लिए आएगा 1 डिवाइड बाई 1.18 इक्वल 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 इक्वल, एंड देन प्रेस करेंगे जीटी 3.127, एंड देन 5th ईयर का 1 डिवाइड बाई 1.18 इक्वल 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 0.4371. वापस चेक कर लेते हैं एक बार. ओके ठीक है, डन. अब लिखो कैश फ्लो एट 14%, दूसरा लिखो कैश फ्लो एट 18%. चलो सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर में हमें एनपी मिलेगा. एक्चुअल कैश फ्लो लिखने बाकी है हमारे. कैश फ्लो, एक्चुअल कैश फ्लोज क्या होंगे हमारे? सो हमारा एक्चुअल कैश फ्लोज होंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें कंपनी को 100 रुपये मिलेंगे, नेगेटिव लाइबिलिटी हमारी. फिर हमें 5 साल तक इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा. कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा हमें? तो 15 माइनस टैक्स, टैक्स शील्ड, टैक्स बेनिफिट. हमेशा ध्यान रखना हम कैश फ्लोज गिन रहे हैं, हम इंटरेस्ट पेमेंट नहीं गिन रहे, हम कैश फ्लोज गिन रहे हैं. हमारे कैश फ्लोज कितने हैं वो हमें देखने हैं. सो कैश फ्लो, क्योंकि मैंने 15 रुपये का ब्याज चुकाया है, मुझे कुछ ना कुछ मेरे टैक्स में कैश का बेनिफिट मिलेगा, वो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा. माइनस 35%, 9.75 मेरा कैश कॉस्ट आएगा फॉर 1 to 5 ईयर नेक्स्ट. देन 5th ईयर में मुझे रिडीम करने पड़ेंगे 153.15 जो अपन ने कैलकुलेट किया था, ये रहा, सेम टू सेम. चलो अब लिखो यहाँ पे कैश फ्लोज कितने आते हैं मेरे अगले 5 साल के लिए. चलो सो कैश फ्लोज आएंगे मेरे यहाँ पे तो -100 ही आएगा, यहाँ -100 ही आएगा. इसके बाद मुझे चेक करना है 3.433 इंटू 9.75 33.47 9.75 इंटू 3.127 30.48 या 49. मेरे साथ साथ कर रहे हो ना सारे? करो मेरे साथ, कैलसी पे हाथ लगाओ तब अक्कल आएगी.
फिफ्थ ईयर 0.5193 इंटू 153.15, यह आएगा 79.53। नेक्स्ट 153.15 इंटू 0.4391, so 4371, 66.94। चलो अब पॉजिटिव वैल्यूज का सम टोटल करेंगे, कितना आएगा 33.47 प्लस 79.53, यह आएगा 113 एग्जैक्ट, एंड 30.49 प्लस 66.94, यह आएगा 97.43। तो हमें जाना कहाँ है, ईयर 0 हमें जाना है 100 पे, हम आज खड़े हैं 113 पे, चलो खड़े हैं हम 14 पे, और जहाँ खड़े हैं वहाँ 113। सो कहाँ खड़े हो हमने लिख लिया, कहाँ जाना है वो देखो, 100 पर जाना है हमें 100, और कहाँ पहुँच गए हम 97.43 इंटू कितना घूम के आए 14 और 18, 4% का डिफरेंस है, 14 प्लस 113 माइनस 100 माइनस नहीं प्लस 13 डिवाइड बाई 113 माइनस 97.43, 15.57 into 4, so 13 divide by 15.57 into 4 plus 14, ये आएगा 17.33, 17.334%। सो ये आ गया 17.33 और 17.43 अप्रोक्सीमेशन आंसर हमेशा इसमें रहेंगे। एज इट इज आंसर कभी नहीं मिलना, इम्पॉसिबल है, अनलेस आप सेम वैल्यूज लो। अगर 15 और 20 लेते तो सेम आंसर मिलता, पर क्योंकि हमने वैल्यूज डिफरेंट ली हमें आंसर डिफरेंट मिलेंगे। चलो आई विल रिकमेंड यू एक बार वापस इस वाले को भी अच्छे से ट्राई करना घर पे, इस वाले को भी, इनकी जो वैल्यूज है 10 और 15 वो भी लेके ट्राई करना, अपनी जो वैल्यूज अपन ने ली है 9 और 12 उनके हिसाब से भी ट्राई करना। एंड आई विल रिकमेंड यू 10, 18, 14, 12 4 अलग वैल्यूज से ट्राई करना, आपको आंसर्स में डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। इस सम को भी आई विल रिकमेंड यू कि आपने 14 और 18 लिया है, इसमें आप एक वैल्यू 12 ले सकते हो, एक 20 ले सकते हो, एक आपने 10 और 20 ले सकते हो, 10 और 15 ले लेना, आपके हिसाब से आप लेके कर सकते हो। क्या 10 और 15 लेने पे भी आंसर 17 तक जाएगा? यस जाएगा। आई विल रिकमेंड यू ट्राई करना। वैल्यूज 10 और 12 लोगे तो भी आंसर 17 तक जाएगा, एक बार ट्राई करना। चलो ये तो एग्जाम्पल था, इसको हम हार्ड मान सकते हैं, वैसे मीडियम कैटेगरी का है ये, हार्ड नहीं है। चलो नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो गाइज यहाँ पे हमारा डिबेंचर्स का कॉस्ट खत्म हुआ। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स, हमने दोनों के दोनों देखे। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स में हमने देखा कि हमारे पास आरवी नहीं होता, सॉरी इररिडीमेबल डिबेंचर्स में हमने देखा कि हमारे पास आरवी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे रिडेम्पशन नहीं होता है, हमें आरवी नहीं मिलेगा। सो सिर्फ इंटरेस्ट इंटू 1 - t अपॉन कर दो NP, ये आपका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स, जस्ट टू सम अप। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, क्योंकि वहाँ आपका रिडेम्पशन वैल्यू होता है इंटरेस्ट इंटू 1 - t होल ब्रैकेट में आपका RV माइनस NP होल डिवाइडेड बाई N ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइड करोगे एवरेज ऑफ RV एंड NP। ये आपका फिनिश हुआ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।